पे ये ज़्यादा जोर दें, ये उनके विवेक पे छोड़ता हूँ। फिरोज मिट्टी बोरवाला जी। धन्यवाद विजय जी, शुक्रिया सुलम जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। मैं मिनिमम तो 15 मिनट लूँगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सवालों को लेकर बहुत सारी दूसरे मुद्दे डाले गए जो मैंने कहा था कि यहाँ मत कीजिएगा, मगर ठीक है। बात ऐसी है साथियों कि मैं चार मुद्दों को जोड़कर ये बात रखूंगा। एक है कि 1934 का समाजवादी आंदोलन के हमारे 90 साल, उस दौरान की दुनिया और आज जिस कतार पर हम लोग खड़े हैं उसको कंपेयर करते हुए फिर मैं फिनिशिंग करना पाऊंगा रशिया यूक्रेन वॉर और भारत की विदेश नीति, जिसको मैं 15 मिनट के अंदर करने की कोशिश करूंगा। पहले कि आज की दुनिया को समझना, क्योंकि 1934 की दुनिया हमारे आज़ादी आंदोलन के लिए साम्राज्यवाद विरोधी भी थी और फांसीवाद विरोधी भी थी। बस जहाँ तक ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका की बात थी, उनके लिए जो लड़ाई थी, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की, उनकी लड़ाई थी फाशिज्म के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। उनकी लड़ाई कोई साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं थी। और वही कॉन्ट्रडिक्शन भारत के आज़ादी आंदोलन, चाहे वो महात्मा गांधी और नेहरू जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से भूमिका रखी थी आज़ादी के पहले और खास करके नॉन अलाइंड मूवमेंट के दौरान। तो आज की दुनिया हम लोग किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे, सवाल वो है। मेरा बोलना है कि ये सिर्फ साम्राज्यवाद करके बात नहीं चलेगी, ये किस किस्म की साम्राज्यवाद है उसकी बात करेंगे। और मेरा मानना है कि दिस इज द एज ऑफ ज़ायनिस्ट इंपीरियलिज्म। क्या बात? द ज़ायनिस्ट इंपीरियलिज्म, नंबर 1। नंबर 2, गेनाजी जुगानोव थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के, जिन्होंने 1998 में पूंजीवाद का एक नया डेफिनेशन दिया था, एंड ही डिफाइंड इट एज ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म। तो वी आर इन द एज ऑफ ज़ायनिस्ट इंपीरियलिज्म एंड ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म। उस कॉन्टेक्स्ट में आज की दुनिया को समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ खाली चंद एग्जाम्पल दे दूं। ब्लैक रॉक जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी असेट मैनेजमेंट की वैल्यू है $21 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी है $4 ट्रिलियन। तो ये जो कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन हमसे 5 गुना ज्यादा है, उनका चरित्र, उनका धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चरित्र ढूंढना होगा। उनका एक ट्रांसनेशनल कैरेक्टर है, इसलिए जूइश ज़ायनिस्ट पूंजीवाद की बात भी स्पष्ट रूप से भी आ रही है। उसके साथ हम लोग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करते थे, उस एज की भी आगे हम लोग निकल चुके हैं। रे मैकगवर्न है सीआई के फॉर्मर चीफ, उन्होंने ये बात रखी, वी आर इन द एज ऑफ मिकी मैट, MICIMATT, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल इंटेलिजेंस मीडिया एकेडेमिया थिंक टैंक कॉम्प्लेक्स। आई एम रिपीटिंग दैट, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल इंटेलिजेंस मीडिया एकेडेमिया थिंक टैंक कॉम्प्लेक्स। इंटर में इतना ही जोड़ूंगा कि पहले मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ताकतवर था, मगर आज जो दुनिया पे राज कर रहा है, खास करके अमेरिका पे जो राज कर रहा है, वहां की इंटरनेट कंपनीज है। वो तय करता है कि ट्रंप बनेगा, इलॉन मस्क उसको बनाता है, जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट, पैलेंटियर कंपनी तय करती है। और अभी अमेरिका की सरकार ने ये 4 गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पैलेंटियर और एक्स को मिलिट्री जनरल्स घोषित कर दिया है। मिलिट्री चल रहा है। एक अथॉरिटेरियन इंटरनेट सर्वेलेंस कॉम्प्लेक्स डिक्टेटरशिप अमेरिका में तो आ ही रही है, मगर ये पूरी दुनिया पे ला दी जाएगी। भारत में भी उसी किस्म का माहौल बनेगा। उसके साथ 1933 में हिटलर आता है, 1934 में हमारे समाजवादी आंदोलन भारत की शुरुआत होती है। उस दौरान हमारे आजादी के आंदोलन के लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मगर आज मोदी है। तो एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण का मसला है। उसके साथ 1970s में किसिंजर और निक्सन ने रूस और सोवियत रूस और चीन को बांट डाला था, मगर आज के माहौल में चीन और रूस एक साथ आ चुके हैं। ब्रिक्स एक बड़ी ताकत करके उभर रहा है।
और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट पे लोग हंसते थे वो समझ रहे कि ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का नया स्वरूप है, जिसमें भारत जिस भी कारण से यहाँ अगर है, एक वैचारिक आधार पे तो हम लोग ब्रिक्स की लीडरशिप में होने चाहिए थे। मोदी की वो समझ नहीं ना, ये वैचारिक आधार है आरएसएस और बीजेपी वालों की, मगर ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आज वो साम्राज्यवादी ताकतों के सामने काफी हद तक खड़े। इसलिए मैं साथियों आऊंगा अभी कि जो दुनिया की बदलती हुई जो 1990 के बाद वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, इसलिए प्रेसिडेंट जी ऑफ चाइना ने पुतिन को 2 साल पहले कहा था कि 100 साल के बाद ये दुनिया अभी बदलने के कतार पे खड़ी है। वेस्टर्न वर्ल्ड के 500 साल के साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म के बाद अभी दुनिया एक चेंज पे कतार पे खड़ी है। और उसके कुछ आसार ये है कि जो बोलिवारियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है जो 1990s में गति पकड़ी वेनेजुएला, बोलिविया, ब्राजील वगैरह में, वो आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए वेनेजुएला पे बहुत बड़ा आक्रमण, क्योंकि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा थे। दूसरा जो बड़ा आधार है रशिया का नेटो के सामने खड़ा होना। जो लोग मोदी और पुतिन की सरखामनी करते हैं, आपको बता दूं, पुतिन ने कभी भी कम्युनल भाषा का उपयोग नहीं किया है, वह क्रिश्चियंस और मुसलमान को बांटे हैं। ना पुतिन ने कभी ईवीएम का इस्तेमाल किया है सत्ता में रहने के लिए, न इलेक्शन रोल का घपला किया है सत्ता में रहने के लिए। पुतिन ने रशिया को बचा दिया था 1999-2000 में वो सत्ता में आया, और इसलिए 80% पॉपुलैरिटी है रशिया में पुतिन की। जितना दमन आज आप पेरिस और लंदन और बर्लिन में देखते हैं, वो लेवल का दमन नहीं है रशिया में। मैं आपको एक आई विटनेस करके बोल सकता हूं, और मैंने रशिया के सड़कों पे जाके बात की लोगों से। पिछले साल मैं 3 बार रशिया गया ये सब बात करने के लिए। तो रशिया का खड़ा होना नेटो के सामने, क्योंकि ये यूक्रेन रशिया युद्ध नहीं है, दिस इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड कलेक्टिव यूरोप एंड अमेरिका। यूक्रेन का वॉर करवाया गया है अमेरिकन लॉबी और जो इजरायली लॉबी है, ताकि रशिया टूटे। और रशिया दुनिया का सबसे अमीर देश है। यूक्रेन वॉर के पहले उसकी $75 ट्रिलियन की नेचुरल रिसोर्सेज थी। डॉनबास आने के बाद $90 ट्रिलियन हो चुका है। तो ब्रिटेन, फ्रांस की टारगेट था कि रशिया को छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए और रशिया की रिसोर्सेज पे वेस्टर्न यूरोप का कब्जा हो। इसलिए वॉर की थी कि 6 महीने के अंदर पुतिन की भी तख्ता पलट हो जाए और रशिया पे फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ऑक्यूपेशन हो जाए। उसमें वे फेल हो चुके। इसलिए रशिया का फिर से खड़ा होना, चीन और ब्रिक्स का खड़ा होना, ये दुनिया में जो चेंजिंग पॉलिटिकल बैलेंस, मिलिट्री बैलेंस, इकोनॉमिक बैलेंस है, वो रशिया उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। इसके साथ में हमारा साथियों पैलेस्टाइन की तरफ 7 अक्टूबर को भी 2 साल होने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर ने दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर 1857 जैसे उठाव था। I call it the Gaza Ghetto Uprising, Warsaw Ghetto 1944 and now Gaza Ghetto। वो एक गाजा गेटो अपराइजिंग हुआ, उसके कुछ कारण हैं जिसमें मैं जाऊंगा, और उसके कारण आज इजरायली जूइश लॉबी अमेरिका में वीक होती जा रही है। चार्ली कर्क की हत्या, जिसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप कुछ भी उसको लोग फॉलो कर रहे हो, तो चार्ली कर्क की हत्या वो जूइश लॉबी की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए की गई थी। जो एप्स्टीन फाइल्स है, जो जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स है, जिसमें पूरा एक सेक्सुअल ब्लैकमेल रैकेट चलाया गया था बाय मोसाड, बाय द जूइश लॉबी। एक मेगा बिलियनर ग्रुप है, इसको मेगा जूइश बिलियनर्स का एक पूरा ग्रुप है जो एक पूरे ऑपरेशन को चला रहा था। वो एप्स्टीन फाइल्स आज ट्रंप बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ट्रंप नंबर 1 है, और जितने टॉप लीडर्स है अमेरिका में, क्लिंटन बोलो, बिल गेट्स बोलो, डेमोक्रेट्स बोलो, रिपब्लिकन्स बोलो, ये सभी लीडर्स में सेक्सुअल ब्लैकमेल रैकेट 13-14 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। ट्रंप ने खुद किया है, ये लड़कियों ने ऑन रिकॉर्ड बोला, मगर ये पूरा दबाया जाए। और इसी ब्लैकमेल से ये लोग अमेरिका को चलाते हैं 3 तरीके से: ब्लैकमेल, पैसा और क्रिश्चियन जायनिज्म के माध्यम से, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का पूरा, मगर ये सब अभी टूटा। तो जो 7 अक्टूबर का उठाव हुआ, वो इसलिए हुआ था क्योंकि अगर वो उठाव नहीं होता तो फिलिस्तीन का कोई फ्यूचर नहीं था। आज अगर
आज अगर फिलिस्तीन, और मैं मानता हूं कि 2-3 साल की बात है, इजराइल की कहानी खत्म हो रही है। और जैसे हम लोगों ने नाजी जर्मनी को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड को एक्सेप्ट नहीं किया, देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट एन अपार्थाइड नाजी इजरायली रेजीम। और जो ये टर्म जूडियो नाजी आया है, येशायाह लिबोविच जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूइश फिलोसोफर्स ऑफ इजराइल, इन्होंने 80s में एक टर्म लाया था कि इजराइल एक नाजी रिजीम बन चुका है, हम लोग नाजीज की तरह बन चुके हैं। दिस टर्म हैज कम फ्रॉम अ जूइश फिलोसोफर येशायाह लिबोविच। तो उठाव के क्या कारण थे? नंबर 1 कारण था, और मैं गाजा जा चुका हूं, हम लोग ने एक यात्रा भारत से 2 बार फिलिस्तीन की तरफ निकाली है। I had 15 minutes allocated to me, then we had a session on the environment and all that. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके फाइन सर, ठीक है, बाय, ठीक। तो गाजा को लेकर बात ऐसी है कि जो कारण उठाव के हुए, नंबर 1 था कि जो प्रिजनर्स फिलिस्तीनी इनके जेलों में हैं उनको निकालने के हुए थे। और रियलिटी है कि खाली 10,000 और 20,000 पैलेस्टीन प्रिजनर्स का सवाल नहीं है। जो 7 मिलियन या 7 करोड़ जो आबादी है फिलिस्तीन की हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में, ये पूरे के पूरे इनके प्रिजनर्स हैं। दूसरा आप देखिए कि इसको अलग सा तूफान बोला गया, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या की बात है, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे ही अलग सा मस्जिद तोड़कर उनको टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनाना है। और एक तीसरा विश्व युद्ध का केंद्र है। ईरान के हमला अभी वो वापस दूर नहीं है, और हम लोग को गहराई से ये सब बातें समझकर, क्योंकि मोदी सरकार का जो पूरा अलायंस है इजराइल के साथ, और अभी जो सऊदी और पाकिस्तान का अलायंस बन चुका है, और चीन, रशिया, पाकिस्तान के जो संबंध है, और ऑपरेशन सिंदूर का जो फेलियर रहा, इसलिए भारत की परिस्थिति भी बहुत ही गंभीर है। अगर एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो उस दौरान भारत की सरकार कहाँ खड़ी होती है, भारत की जनता कहाँ खड़ी होती है, ये सब बहुत ही चीजें निर्भर होगी भारत के भविष्य के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए। तीसरी बात जो बात थी कि जो एब्राहम अकॉर्ड्स की बात ट्रंप कोशिश कर रहा है कि ये सब गल्फ कंट्रीज इजराइल के साथ अकॉर्ड कर ले, और उसके बाद पैलेस्टाइन का मुद्दा एकदम कोल में चल जाएगा। इस्लामिक सरकार और ये सभी डिक्टेटर्स है, ये सभी मोनार्क्स है, कोई इलेक्शन होता नहीं कोई गल्फ कंट्री में, मगर ये पूरा जो एब्राहम अकॉर्ड्स है उसका भी फेलियर हो चुका है। उसके साथ साथियों, मैं थोड़ा अभी फास्ट फॉरवर्ड करना होगा, उसके साथ 2 मुद्दे जोड़ दूं कि एक तो 7 अक्टूबर को जो उठाव हुआ, उसमें बहुत सारी झूठी बातों में बहुत सारे लोग पहले तो फंसे थे, अभी तो बातें क्लियर हो गई है। कोई इजरायली औरतों का बलात्कार नहीं हुआ। ये यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी की औरतों का डेलीगेशन गया था, उसमें स्थित हो गया है, CNN वगैरह एक्सपोज हो गई उसमें। कोई 40 बच्चे मारे नहीं गए, उसके बाद तो CNN ने माफी मांगी, और उसके आंखों देखे हाल की रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया में आ चुकी थी। मैक्स लुबेनथॉल करके एक अमेरिकन जूइश ऑथर है, उसने ये सब एक्सपोज किया। तो 7 अक्टूबर की झूठी बातें सर एक्सपोज की। आखिर में साथियों इसमें ये कहूंगा कि द पैलेस्टीनियंस हैव द राइट टू आर्म रेजिस्टेंस एज पर इंटरनेशनल लॉ। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट। जैसे सुभाष चंद्र बोस को अधिकार था, जैसे भगत सिंह को अधिकार था, जैसे बहुत सारे आर्म रेजिस्टेंस के मूवमेंट्स भारत में चले, एवरी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हैज द राइट ऑफ आर्म रेजिस्टेंस एंड दैट इज बाय इंटरनेशनल लॉ। उसके साथ does Israel have the right to defend itself? Yeah, Israel has the right to defend itself. It is ridiculous. No colonial power has the right to defend itself. Did America have the right to defend itself in Vietnam or in the Koreas or in Iraq or wherever? No colonial power has the right to defend itself when it is occupying a country. But an occupying country has the responsibility to protect the people it is occupying. But here it is committing a genocide. ये कोई 60-70 लोग नहीं मरे। 23 लाख की आबादी में से गिडियन पोलिया, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है ऑन जेनोसाइड, उन्होंने कहा कि 6,80,000 लोग मर चुके हैं। Nearly 30% of the population of Gaza has been wiped out. Far more than the Holocaust. Far more than any genocide in human history. 30% of the population.
Then it comes to Israel's right to exist. It is another ridiculous term. फ्रांसिस कैलगरीज, जिसको तो मैं मानता हूं कि नोबेल प्राइज बनना चाहिए। नेशंस कम एंड गो। कल साउथ अफ्रीका था, वो चला गया मगर लोग है। सोवियत यूनियन चला गया मगर लोग है। पाकिस्तान था, 2 देश बन के लोग है। People have a right to exist. Nations come and go. It is about international law guarantees the right of people to exist. पूरा प्रोग्राम डाला है Israel has a right to exist. Israel has a right to defend itself. This is all fake Western propaganda. I'll just come to the end part of the resolution. So just okay. I'll just come to the end now. The resolution as follows. As you said, Mr. End the genocide in Gaza. End the genocide in Gaza. तो भारत भर में वो इसका प्रस्ताव है। धन्यवाद।